Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 6th of February 2023, Monday. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए। इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट पीडीएफ भी अपलोड होती है। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पर डेली मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का वीडियो भी अपलोड करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। थॉट ऑफ द डे इज करेज इज द कमिटमेंट टू बिगिन विदाउट एनी गारंटी ऑफ सक्सेस। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। 6 न्यूज़ आर्टिकल मिंट के हैं और जो रिमेनिंग हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। पुश टू रेज क्वालिटी एज बैरियर अगेंस्ट इंफीरियर चाइनीज गुड्स। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 345 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड और क्वालिटी पैरामीटर के फ्रेम में लाने के लिए। और अब इसके बाद गवर्नमेंट हेयर मीन्स इंडियन गवर्नमेंट विल इम्पोज क्वालिटी स्टैंडर्ड और क्वालिटी पैरामीटर्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ दीज 344 आइटम्स। तो अब चाइना से जो 345 आइटम्स आते हैं उनका ये जो लिस्ट में 345 आइटम आते हैं उनका क्वालिटी चेक होगा और जो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, जो इंफीरियर क्वालिटी का शिपमेंट होगा, कार्गो होगा, उसको हॉल्ट कर दिया जाएगा इंडियन लैंड में डीलोड करने से। तो जस्ट टू प्रिवेंट द इम्पोर्ट ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना and to improve the competitiveness of Indian goods on a global market, government is now imposing the quality standard barriers on these 344 items। और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO इशू किए हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से। और अगर हम इन आइटम्स की बात करें कौन कौन से प्राइमरीली आइटम्स आ रहे हैं 345 की लिस्ट में, तो कॉटन बॉल्स, फर्नीचर, स्मार्ट मीटर्स, स्पोर्ट गुड्स, फायर एक्सटिंग्विशर, वुड बेस बोर्ड, इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं इस 345 की लिस्ट में। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 53 केमिकल्स, 35 केमिकल्स एंड 43 केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंडर ये आइटम आते हैं। सो बेसिकली यहाँ डिफरेंट इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे कि किन किन एग्रीमेंट के अंदर ये आइटम्स आते हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया गया है उनसे ये सारे कन्वेंशंस जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे कन्वेंशंस कंट्री या हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ तो एग्रीमेंट भी बोलते हैं। कंट्रीज साइन करती हैं बेसिकली हैजार्डियस केमिकल को इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि अगर रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें, दिस कन्वेंशन वॉज टू फैसिलिटेट द informed decision making by countries on trade of hazardous chemical। इसी तरीके से स्टॉकहोम कन्वेंशन aims to protect the human health and environment from the POPs, that is persistent organic pollutant। इसी की तरह केमिकल वेपन कन्वेंशन ये प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इस तरह के बहुत सारे कन्वेंशन और इसके अंदर कई सारे केमिकल्स भी आते हैं। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट का प्रायोरिटी है वो इन्हीं कन्वेंशन के अंदर आने वाले केमिकल्स हैं। इसके अलावा फर्नीचर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट गुड्स, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को 2 फ़ायदा हुआ है। एक तो चाइनीज़ जो इम्पोर्ट है वो रिड्यूस होगा, दूसरी चीज़ इंडिया की जो प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना, जिसके लिए इन सारे प्रोडक्ट्स को एज अ सेमी फिनिश गुड्स यूज़ किया था, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था, उन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस भी इम्प्रूव होगी अगर इन सारे 345 प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करी जाती है। तो बेसिकली इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं बाय यूजिंग दीज केमिकल्स और दीज प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी ग्लोबल मार्केट में। इसके अलावा जो चाइनीज़ इंपोर्ट है वो भी रिड्यूस करेगा। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के ये 2 रीज़न है इस तरह के क्वालिटी बैरियर्स लगाने का। हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। इंडस्ट्रियल सब्सिडीज गो ऑन बैक बर्नर।
बजट लास्ट वीक प्रेजेंट हुआ और अब बजट की एनालिसिस शुरू हो चुकी। कई सारे एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी अपनी एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें भी बेसिकली इंडस्ट्रियल सब्सिडी की बात करी गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जहाँ पर ये बताया गया कि लास्ट वीक जो बजट प्रपोज हुआ उसमें गवर्नमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज किया है फॉर दिस फिस्कल ईयर। लेकिन अगर इस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सोशल सेक्टर की जो सब्सिडी की स्कीम्स हैं उनको रिमूव करता हुआ दिख रहा है, मोर इम्पॉर्टेंटली इंडस्ट्रियल सब्सिडी एज पर द एनालिस्ट। अब जैसे कि अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस मिलता था, TMA का प्रोविज़न था, जिससे बेसिकली इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को असिस्टेंट दिया था, वो बेसिकली निल कर दिया है गवर्नमेंट ने इस 24 फाइनेंशियल ईयर के बजट में, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 545 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया था फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 545 करोड़ का एलोकेशन इस पर्टिकुलर TMA प्रोविजन पर गवर्नमेंट ने किया था, जिसके तहत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था। और इस फाइनेंशियल ईयर में इस पर्टिकुलर असिस्टेंट को, सब्सिडी को गवर्नमेंट ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। और इसके लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो ये रीज़न दे रहे कि साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल सब्सिडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव किया जा रहा है या इंक्रीज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली जो सब्सिडीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं स्लैश डाउन किया जाएगा। और इवन कई जो इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो CEOs हैं उनका ये कहना है कि जो TMA स्कीम है गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर ली है। और इसका रीज़न विदड्रॉल पे जो गवर्नमेंट ने दिया है दैट इकोनॉमिक एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज़ की वजह से जो कॉस्ट थी इस स्कीम की वो ज़्यादा आ रही थी, उसका जो बेनिफिट्स है वो कम रियलाइज होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो TMA स्कीम थी, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट, ये विदड्रॉ कर ली है। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक एफिशिएंसीज पर है इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस की स्कीम प्रोवाइड करना इररिलेवेंट हो जाता है या कम रेलिवेंट रह जाता है, इसकी रेलिवेंसी उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई सब्सिडी प्रोवाइड करे। इससे बेटर है कि गवर्नमेंट लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को, ईज ऑफ एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करे। और एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो TMA स्कीम आई भी थी, इसका भी परफॉर्मेंस जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। जो रिजल्ट, जो आउटकम आए थे इंडस्ट्रियल सब्सिडी स्कीम जो कि TMA के तहत गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी, इसके रिजल्ट या आउटकम भी बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस स्कीम में जो एलोकेशन है वो निल कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर। चेंज जियोपॉलिटिक्स मेकिंग इंडिया मोर सेंट्रल टू अ ग्लोबल ऑयल रूट। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में इंडिया एज अ कंट्री विल बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन ग्लोबल ऑयल मार्केट। तो इसमें कहा गया कि जिस तरीके से इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा है, उसको रिफाइन करके अदर कंट्रीज, अदर रीजन को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो USA हो, इस रोल के बाद आगे आने वाले टाइम में इंडिया विल बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन ग्लोबल ऑयल मार्केट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, यूरोप और USA, उन्होंने रशिया पर सैंक्शन लगाया। बेसिकली वो रशिया का जो ऑयल रिवेन्यू है वो रिड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि जो वॉर फंडिंग कर रहा है रशिया वो ना कर पाए। तो यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे और इस पर्टिकुलर सैंक्शन के बीच में इंडिया इज only going to become the most central to a global oil map that been redrawn by Russia's वन ईयर लॉन्ग वॉर इन यूक्रेन। हालांकि बहुत इसमें इंडिया को ब्लो बैक भी फेस करना पड़ा, कई सारा प्रेशर भी फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ऑयल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंडिया इज़ नाउ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहली चीज़ क्या है कि मार्केट को वेल सप्लाइड रखना है ऑयल में। क्यों वेल सप्लाइड रखना? अगर सप्लाई कहीं पर भी डाउन हुई है किसी भी दिन, तो डेफिनेटली जो ऑयल के प्राइसेस हैं, फ्यूल के प्राइसेस हैं, वो शूट अप कर जाएंगे, जिससे इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। इसके अलावा रशिया का जो ऑयल रेवेन्यू है उससे डिप्राइव करना। तो US का ये कहना है कि उसके दोनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। मार्केट में वेल सप्लाई है, मतलब जो ऑयल मार्केट में सफिशिएंट सप्लाई बनी हुई है। इसके अलावा जो रशिया है उसका जो रेवेन्यू है, ऑयल रेवेन्यू, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? कैसे? अगर समझ लें, रशिया जो है वो अपने
पूरे फुल रेट पर प्राइस पे ऑयल्स नहीं बेच पा रहा। क्यों ऑयल नहीं बेच पा रहा? क्योंकि यूएसए और यूरोप ने उस पर सैंक्शन लगा रखे। तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर कर रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल ऑफर कर रहा है। किसको? इंडिया को ऑफर कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं, इंडियन जो रिफाइनर्स हैं, वो रिफाइन कर रहे हैं ऑयल को और वो हाई प्राइस मार्जिन पर उसको यूरोप और यूएसए को वापस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? एक तरह से रशिया का रिवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड जो ऑयल मार्केट है उसमें सफिशिएंट सप्लाई बनी हुई है। तो यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वो इस पर्टिकुलर इशू से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दे नो कि इंडियन और चाइनीज जो रिफाइनर्स हैं दे कैन अर्न बिगर मार्जिन बाय बाइंग द डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, और उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज टू डिस्करेज द रशियन ऑयल रिवेन्यू, वो कम हो रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 89 के बैरल पर डे पेट्रोल और डीजल शिप किया है लास्ट मंथ न्यूयॉर्क को, यूएसए को, और पिछले लास्ट 4 सालों का ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। और यही सेम पैटर्न हमें यूरोप के केस में भी देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 1,72,000 बैरल जनवरी में इंडिया ने शिप किया है। किसको? यूरोप को, जो कि अक्टूबर 2021 का सबसे हाईएस्ट डेटा है अभी तक का। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, इन दोनों का रोल अभी ग्लोबल ऑयल मार्केट में और ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन लगाए थे, फ्रेश सैंक्शन लगाए थे रशिया पर, वो इस संडे से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, फोर्स में आ चुके हैं। तो इस बैन के बाद और ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बढ़ जाएगी इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ का, और अगर बहुत स्पेसिफिकली बोलें तो इंडियन और चाइनीज़ रिफाइनरी कंपनीज़ का। इस सैंक्शन के बाद क्या हुआ? डेफिनेटली एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डीजल जो है वो मार्केट से रिमूव हो जाएगा, और जो कंज्यूमर्स हैं वो और ज़्यादा एशिया के कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सप्लाई गैप, जिसके बाद चाइना और इंडिया का जो रोल है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड दिस विल मेक द चीप रशियन ऑयल इवन मोर अट्रैक्टिव टू इंडिया, और इंडिया और ज़्यादा चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट करेगा, उसको रिफाइन करेगा और उसको मार्केट प्राइस पर यूएसए और यूरोप को सेल करेगा या एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया के लिए फ़िलहाल के लिए ये विन विन सिचुएशन है। रशिया से भी उसके रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में, अगर बोले ग्लोबल मार्केट में, इंडिया की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनको अच्छा खासा रिवेन्यू भी मिल रहा है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ क्लिप्स फ्रॉम मिंट। अडानी ग्रुप टू टैम्प डाउन कैपेक्स रोड मैप। तो अडानी ग्रुप ने फिलहाल के लिए अपना जो कैपिटल स्पेंडिंग प्लान है उसको ट्रिम कर दिया है, वाइल प्रोवाइडिंग मोर कोलैटरल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक प्लेज टू लेंडर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% इसके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो 50% था वो अडानी ग्रुप एज द प्लेज यूज़ करेंगे, स्टॉक प्लेज यूज़ करेंगे टू लेंडर्स आफ्टर इट पुल आउट अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ इक्विटी फंड रेजिंग प्लान लास्ट वीक। और अगर फाइनेंशियल्स को देखें हम अडानी ग्रुप के, तो अप्रॉक्सीमेटली $22 बिलियन यानी 1.18 ट्रिलियन का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है। इमीडिएट जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं वो $300 बिलियन यानी 2,467 करोड़ का जो रीपेमेंट करना है विद इन 6 मंथ अडानी ग्रुप को। और 3 बॉन्ड जो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर के 25 तक ड्यू है, उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $1.9 बिलियन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है अडानी ग्रुप में, और उसकी वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है उसको ट्रिम किया था अडानी ग्रुप ने। 20 करोड़ का जो बॉन्ड था, जो एडिशनल शेयर से, उसको भी कॉल बैक कर लिया था। सो लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज गोइंग टू फंड इट्स हर्डल। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर लाइकली टू हाइक DA टू 42%। सेंटर गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द DA बाई 4%। अभी कितना है? 38% डी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जिसको इंक्रीज करके अप्रॉक्सीमेटली 42% किया जा रहा है। एंड वी ऑल नो डियरनेस अलाउंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DA बोलते हैं। तो एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए किसके बेसिस पे निकाला जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI
IW के बेसिस पर ये इंक्रीज़ किया जाता है, जिसको कौन पब्लिश करता है, इसको हर महीने लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, लेबर मिनिस्ट्री पब्लिश करती है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ जो हैं वो इससे एम्प्लॉय बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉय और पेंशनर्स। सो लेट अस सी वेदर गवर्नमेंट विल इंक्रीज और नॉट, अभी के लिए प्रपोजल है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर में बिल्ड स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व वाया JV और PP डील। तो इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व प्लान कर रही है, जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है इन ऑर्डर टू कुशंदा ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएशंस और सप्लाई शॉक्स फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व को भी प्लान कर रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व सेंटर गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ये JV के फॉर्म में गवर्नमेंट या PP के फॉर्म में गवर्नमेंट ला सकती है। व्हाट इज JV? जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज और एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन 2 मॉडल्स पर ये स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व जो है वो बिल्डअप किए जा सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड हुआ था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5.33 मिलियन टन का क्रूड ऑयल इंडिया के पास कंटिन्यूसली रहता है ऑन डिफरेंट फैसिलिटीज़, जो कि विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में इस्टेब्लिश है। इसके अलावा कई और सारे भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व गवर्नमेंट प्लान कर रही है या बिल्डिंग की स्टेज में है। उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व की भी प्लानिंग करी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रीसेंट फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, तो गवर्नमेंट अब समझ रही है गैस को भी रिजर्वोयर के फॉर्म में रखना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कैपिटल गेन्स टैक्स रीवैम्प लाइकली टू बी पुट ऑन होल्ड। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे इसमें इश्यूज थे जिसको गवर्नमेंट रिमूव करना चाह रही थी, और उसके लिए प्रपोजल भी आया था। बट एज पर द करंट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इज लाइकली टू पुट ऑन होल्ड द प्रपोजल टू रीवैम्प और रीस्ट्रक्चर द कैपिटल गेन टैक्स रिजीम। और इसका सीधा रीज़न क्या है? अगर रीज़न की बात करें क्यों गवर्नमेंट फिलहाल के लिए कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर रही, बिकॉज अभी इमीडिएटली अगर देखा जाए मार्केट सेंटीमेंट को और ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को, इस सिचुएशन में किसी भी तरह का चेंज लाना, स्ट्रक्चरल चेंज लाना या टैक्स रिफॉर्म लाना एक रिस्की वेंचर होगा। ये जिस तरीके से अडानी ग्रुप की सिचुएशन के बाद शेयर मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर इम्पैक्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का मानना है कि अभी फिलहाल के लिए एक सही टाइम नहीं है कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को चेंज करने का, रिवैम्प करने का या उसमें रिफॉर्म लाने का, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह है कि इट्स कॉम्प्लेक्स रिजीम और इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट और बिजनेस पर देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी गवर्नमेंट कुछ ही टाइम पहले कुछ चेंज लाई भी थी कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट फिलहाल के लिए कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वो कंटिन्यूसली इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि देयर इज़ अ नीड टू चेंज दिस रिजीम, रीवैम्पिंग इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अभी करंटली जो कैपिटल गेन टैक्स रिजीम है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इसको थोड़ा सा सिंपलर बनाने की ज़रूरत है, इसमें रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है फॉर मल्टीपल होल्डिंग पीरियड। हालांकि गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रपोजल फॉर अप टू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कीपिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ एंड मार्केट सेंटिमेंट इन द माइंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं व्हाट इज़ दिस कैपिटल गेन टैक्स। बेसिकली इस न्यूज़ को कवर करने का पर्पस भी ये था कि हम कैपिटल गेन टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस कैपिटल गेन टैक्स। अब देख लेते हैं nextly article number 5 that is given on page number 4 of business standard. After a year of lull, center to swing into hiring mode. तो पिछले 1 साल के स्लो या हम बोल सकते हैं ऑफ मोड के बाद फाइनली जो सेंटर मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, दे ऑल आर सेट टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, या हम बोल सकते हैं दे ऑल आर सेट टू गो फॉर हायरिंग मोड इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो बजट पेपर में बेसिकली ये बोला गया है कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हायरिंग देखने को नहीं मिली थी बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। बट बजट पेपर में इस बार बोला गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो हायरिंग मोड पर जाएंगे। अगर करंट स्ट्रेंथ की बात करें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की तो अप्रॉक्सीमेटली 2,76,796
हायरिंग हुई थी फाइनेंशियल ईयर 23 में, जिसके बाद जो टोटल स्ट्रेंथ थी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की वो अप्रॉक्सीमेटली 3.44 मिलियन हो गई थी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। और इस बार अप्रॉक्सीमेटली 1,09,266 हायरिंग या तो 66 रिक्रूटमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कर सकते हैं केवल मार्च 2024 तक एज पर द लेटेस्ट बजट पेपर्स। हालांकि अगर 2022 को देखें तो 2022 में जो स्ट्रेंथ थी एक डिक्रीज हुई अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से, जो 3.17 मिलियन तक पहुंच गई थी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। और ऐसा एस्टिमेट किया है कि 3.44 रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 तक और 3.55 हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 24 तक। However, the strength at the end of financial year 23 will be slightly less than 3.45 million at the end of financial year 21। तो देखते हैं कि 21 से लेकर के 22, 23 इन सब में हमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। 21 में ज़्यादा थी, 22 में और कम हो गई, 23 में फिर से इंक्रीज़ हुई। हालांकि इस 21 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 या कोविड इंड्यूस लॉकडाउन के बाद भी जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करी गई थी। हालांकि जो 24 के लिए जो नंबर दिया गया है दैट इज़ 3.55 मिलियन, ये गवर्नमेंट के 2 टर्म्स का सबसे हाईएस्ट नंबर है। 2014 से लेकर के अभी तक का सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर करंट गवर्नमेंट के रिजीम का। और कहा जा रहा है इसके बाद लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे तो गवर्नमेंट प्रॉबेबली इलेक्शन की वजह से भी इस बार शायद हायरिंग इंक्रीज कर सकती है आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्लो डाउन और डेक्लाइन। और इसके लिए कई सारे रोज़गार मेला भी गवर्नमेंट लगा सकती है और कई तरीके के और भी ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफर कर देखा है कि अपोजिशन से क्रिटिसिज्म मिल रहा है दैट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल गेन। अभी तक गवर्नमेंट को जितने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने चाहिए थे उतना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया। सो द बैक इन एक्शन स्टाफ इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट पे एंड अलाउंसेस कितना ग्राफ रहा, कितने से इंक्रीज हो, कब हमें डेक्लाइन देखने को मिला, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इसी के साथ एक जॉब स्कीम्स को लेकर के एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। रूरल जॉब स्कीम स्पेंड टॉप बीई बट लो एलोकेशंस कॉज फॉर कंसर्न। एक साइड तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट इस बार ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेगी, ज़्यादा सिलेक्शन करेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। दूसरी साइड जिस तरीके से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा स्कीम में एलोकेशन रिड्यूस कर दिया गया अप्रॉक्सीमेटली 18% ओवर द बजटेड एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, उसके बाद से जो रूरल जॉब स्कीम्स हैं उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि 18% से रिड्यूस कर दिया है। लास्ट ईयर जो एलोकेशन किया था उससे कम एलोकेशन किया है इस फाइनेंशियल ईयर 24 में, 18% कम एलोकेशन किया। और अगर रिवाइज एस्टिमेशन से देखें क्योंकि 2023 में रिवाइज एस्टिमेशन जो रिवाइज एलोकेशन किया था उससे अप्रॉक्सीमेटली 33% कम एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने इस बार मनरेगा स्कीम में। और गवर्नमेंट ने 2 अजम्पशन रखे हैं। अगर गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी द रैशन। गवर्नमेंट ने जो 2 रीज़न दिए हैं वो ये, गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस बार जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्रेंथ गेन करेंगी जिसकी वजह से रूरल जो जॉब है उसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी। इसके अलावा बीइंग अ डिमांड ड्रिवन स्कीम द एलोकेशन कैन बी स्टेप अप ड्यूरिंग द ईयर। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो फिर से एलोकेशन इंक्रीज कर देगी जैसे कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 में लास्ट ईयर किया था। पहले एलोकेशन कम किया था, इसकी डिमांड बढ़ी तो गवर्नमेंट ने दोबारा से एलोकेशन कर दिया। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है क्योंकि डिमांड बेस्ड स्कीम है तो गवर्नमेंट फिर से एलोकेशन करेगी। 2 अजम्पशन गवर्नमेंट ने दिए। गवर्नमेंट का मानना है इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी और अगर ज़रूरत होगी हम दोबारा से एलोकेशन रीएलोकेशन कर देंगे। फिलहाल के लिए बजट आउटले 24 में रूरल जॉब स्कीम के जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर दिया है। इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा कि जो FTA है जो बेसिकली 2015 और 2020 वाला जो FTA था यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2020 में जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। 5 साल की पॉलिसी थी। इससे पहले वाली जो पॉलिसी 2020 में ख़त्म हो गई थी और इसके बाद गवर्नमेंट उसको 6 महीने 1 साल 6 महीने 1 साल ऐसे एक्सटेंड करते हुए बीच में कोविड-19 का पीरियड आ गया था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने FTP इंप्लीमेंट नहीं जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट नहीं करी थी। इसके बाद जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गई जिसकी वजह से भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसी 2015 वाली पॉलिसी को ही पर ही रिलाई कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है
रहे कि जिस तरीके से ग्लोबल डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो मच अवेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दें। और इसका जो फोकस होगा नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी जो ट्रेड पीपल पर फोकस करेगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नई पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ रही है उसका पीरियड 5 साल के लिए ही रखा जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसको टाइमलेस बनाना चाह रही है। गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अ विजन स्टेटमेंट ऑन दिस फॉरेन ट्रेड एंड चार्टिंग आउट द लॉन्ग टर्म गोल, कि क्या लॉन्ग टर्म गोल होंगे, किसको वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अचीव करेगी, क्या विजन स्टेटमेंट होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो पॉलिसी लाई जाएगी। फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो 5 साल से ज़्यादा की पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना चाह रही है। और इस पॉलिसी का जो नई ट्रेड पॉलिसी आएगी, इसका फोकस जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा, प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अलावा विजन स्टेटमेंट भी होगा, कई सारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी होंगे, ट्रेड पीपल, इन सब पर फोकस करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाह रही है। तो जिस तरीके से ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से डिसरप्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि डेफिनेटली वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज चेंजेस बिकॉज दीज आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, बट येस व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अवर पॉलिसी सो फ्लेक्सिबल दैट इट कैन इनकॉर्पोरेट ऑल द रिक्वायर्ड चेंजेस एज पर द करंट सिनेरियो। और हो सकता है 5 साल से ज़्यादा का टाइमलाइन भी रखा जाए, या अगर ज़रूरत हो तो ये पॉलिसी को हम 5 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर दें। क्योंकि लास्ट जो FTP रही है 2015 से 2020 वाली, उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किए हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, पहले पैंडेमिक आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गई, तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एरा से लेसन लेते हुए इस बार जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ला रही है उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाएगी कि अगर ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ हैं, ग्लोबल सिचुएशन ऐसी, इकोनॉमिक सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि करंट FTP को ही कंटिन्यू रखा जाए, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। तो फिलहाल गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट 5 ईयर टाइमलाइन के पैटर्न में नई FTP को नहीं लाना चाह रही है। और जो करंट पॉलिसी है वो आप सभी को पता है अप्रैल 1 2015 में इम्प्लीमेंट हुई थी और 2020 तक वैलिड थी। लेटर ऑन पॉलिसी को कई बार एक्सटेंड किया गया है फॉर एवरी 6 मंथ बिकॉज द बिजनेस ग्रैपल विद द डिस्ट्रप्शन कॉज बाई द पैंडेमिक एंड रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सो लेट अस सी कि एक्चुअली में पॉलिसी क्या आती है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस न्यू FTP। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज क्लिप्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। रेपो रेट में गो अप 25 BPS बिफोर अ पॉज। तो बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पॉलिसी पोल सर्वे कराया जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड हमेशा MPC की कमेटी या MPC की मीटिंग से पहले कराता है। और इस मीटिंग में एक्सपर्ट से पूछा जाता है, बेसिकली एक्सपर्ट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, 10 से 12 एक्सपर्ट का एक पैनल ग्रुप होता है जो कि डिस्कस करते हैं कि कितना इंक्रीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है पॉलिसी रेट में। तो एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बार्लेस, इस तरह के बहुत सारे अगर हम देखें, ये लिस्ट है जहाँ से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और सबसे उनकी एक्सपेक्टेशन पूछी जाती है, उनको क्या लगता है कि गवर्नमेंट RBI कितना इंक्रीज कर सकता है। और इस बार का जो पॉलिसी पोल हुआ है उसमें एज पर द एक्सपर्ट ये कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 BPS का चेंज इंक्रीज कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MPC इनटू द पॉलिसी रेपो रेट। तो बिफोर अ पॉज MPC और RBI will increase 25 basis point the policy repo rate in order to control the inflation up to the limit of 4%। तो 4% की लिमिट में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25 बेसिस पॉइंट तक का इंक्रीज रेपो रेट में कर सकती है एज पर द बिजनेस पॉलिसी पोल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 232 apps with China link block। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो MeitY भी बोलते हैं, उसने मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, मोर स्पेशली ऐसे एप्लीकेशंस जिनका किसी भी तरीके से चाइनीज़ लिंक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 138 बेटिंग और 94 लोन एप्लीकेशन MeitY ने ब्लॉक किए जिनकी चाइनीज़ लिंक पाई गई है फॉर देयर एलिज इन्वॉल्वमेंट इन द मनी लॉन्ड्रिंग एंड पोजिंग थ्रेट टू इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हॉल्ट कर रहे थे या इम्पैक्ट कर रहे थे ये पर्टिकुलर लोन। तो 138 बेटिंग और 94 लोन एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। और सीधा रीजन चाइनीज लिंक था इनका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूपी स्क्रैप अडानीज ₹5.4K करोड़ स्मार्ट मीटर डी बिड।
तो उत्तर प्रदेश पावर यूटिलिटी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MVVNL के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पावर यूटिलिटी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी ग्रुप के साथ जो डील हुई थी, ट्रांसमिशन बिड हुई थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन स्मार्ट मीटर सप्लाई किए जाने थे टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसकी जो वैल्यू थी वो 5,400 करोड़ थी। उस डील को कैंसिल कर दिया है यूपी ने। तो यूपी ने इस पर्टिकुलर बिड को, जो कि बिड लगाई थी अडानी ग्रुप ने, उस बिड को कैंसिल कर दिया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अडानी ट्रांसमिशन हैड सबमिटेड द लोवेस्ट बिड सबमिट करी थी अडानी ट्रांसमिशन ने, लेकिन जिस तरीके से अडानी ग्रुप में फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की खबर आ रही है और जिस तरीके से उनके स्टॉक गिर रहे हैं, उसके बाद से यूपी ने फिलहाल के लिए जो अडानी ग्रुप की बिड थी उसको कैंसिल कर दिया है। दिस इज द बिड, नॉट द डील। और इसी के साथ एक और न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं। नो चेंज इन PPA सॉट बाय बांग्लादेश अडानी पावर। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश ने जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था अडानी ग्रुप के साथ, उसमें रिविजन से किया है, लेकिन एज पर द अडानी पावर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फिलहाल के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDP ने कोई भी चेंज सीक नहीं किया। उनका जो एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो वैसा ही है, किसी भी तरह का चेंज डिमांड नहीं किया है बांग्लादेश ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HAL's वन स्टॉप सोल्यूशन चॉपर फैक्ट्री इन कर्नाटका ओपन्स टुडे। 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का फर्स्ट स्टोन लेट डाउन किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL का न्यू हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर्नाटका में, तुमाकुरू में ये फैसिलिटी 2016 में इसका फाउंडेशन डाला गया था। फाइनली ये फैसिलिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है और ये आज इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो अप्रॉक्सीमेटली 615 एकड़ लैंड में फैली हुई है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बूस्ट टू इंडियाज आत्मनिर्भर भारत। और इसके थ्रू इंडिजीनियसली डिज़ाइन 3 टोन सिंगल इंजन मल्टीपर्पज़ लाइट यूटिलिटी व्हीकल जो है वो डेवलप और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। कैपेसिटी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर प्रोड्यूस करेगी ये कैपेसिटी इनिशियली। लेटर ऑन इसको 30 से 60 और 90 भी लाया जाएगा इन अ फेस वाइज मैनर। अब प्लान क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1K हेलीकॉप्टर को बिल्डअप करना इन द रेंज ऑफ 3 to 50 टन्स। और अप्रॉक्सीमेटली 4 ट्रिलियन का बिजनेस जो आगे आने वाले 20 सालों में ये फैसिलिटी डेवलप करेगी। इट्स अ वेरी celebrating moment for India. So that is all for today, student. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.